हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी प्रोडक्टिव एजुकेशन में। मैं धीरज सर। आज आपको मैं वायरस के अगले पार्ट के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है, अच्छा है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आज आपको वायरस के अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक जानकारी और आपको दे दूं, इस चैनल पे सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी ही सारे टीचर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और सारे लोग मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के जो भी क्लासेस होंगे वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये चैनल आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा, और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ें प्रोडक्टिव देंगे जो आपके लिए बेहतर हो। हर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे। आने वाले समय में आपको करंट अफेयर भी कराए जाएंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि 20 पॉइंट पर डे कराया जाएगा, और वो 20 पॉइंट ऐसे 20 पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने ही आने हैं, उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि वायरस क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई थी इसके बारे में बताया था। डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम एक ऐसे उनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। ओरिजिन कैसे हुई है वायरस का। जहाँ तक कि वायरस की ओरिजिन की बात है, तो एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वायरस की ओरिजिन कैसे हुई अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं। अभी तक तीन ऐसे हाइपोथेसिस सामने आए हैं जिससे वायरस की ओरिजिन मानी जाती है। वैसे इसके पहले एक चीज़ और जानना जो ज़रूरी है कि लाइफ की ओरिजिन पर अगर विचार करना हो, लाइफ की ओरिजिन के बारे में सोचना हो, तो कोई भी साइंटिस्ट या ह्यूमन्स भी बड़ी रोमांचित या दिलचस्पी के साथ इसको सोचता है और समझने की कोशिश करता है। लेकिन वायरस के विकास और उसके इतिहास के बारे में अगर जानना हो, उसके डेवलपमेंट और हिस्ट्री के बारे में अगर जानना हो आपको, तो ये डेवलपमेंट और इसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं लाइफ की ओरिजिन से कोरिलेट करके चलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसकी ओरिजिन के थियरी में या इसके हाइपोथेसिस में बहुत सारे संघर्ष है, बहुत सारे दिक्कतें हैं साइंटिस्टों के बीच में, वायरोलॉजिस्ट के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसे क्लासीफाई ही नहीं किया जा सकता कि इसे कहाँ रखा जाए, क्योंकि इसका नेचर भी ऐसा होता है कि ये ना ही लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। इसलिए साइंटिस्टों के बीच में हमेशा मतभेद रहता है कि इसको किस जगह पे रखा जाए। और दूसरी बात कि इसकी जो हाइपोथेसिस है वो डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस दिए गए हैं, जिसमें कुछ रिग्रेसिव थियरी है, कुछ प्रोग्रेसिव थियरी है, कुछ इवोल्यूशनरी थियरी है। उसी के बेस पे इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस के बारे में। वायरस जो है इसकी कोई एग्जिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो एक चीज़ हम आपको देखने को मिलेगा कि वायरस की कोई फासिल्स नहीं पाई जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वायरस की कोई भी फासिल्स नहीं पाई जाती है। इसकी जो भी मॉलिक्यूलर टेक्निक है, उसी मॉलिक्यूलर टेक्निक के बेस पे हाइपोथेसिस दी गई है, और इसी मॉलिक्यूलर टेक्निक के बेसिस पे हाइपोथेसिस दी गई है। माना जाता है कि जो प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस है, वो प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस आपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक जो होते हैं, जो मोबाइल जेनेटिक होते हैं, उससे इसकी ओरिजिन हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पैरासिटिक नेचर जो इसके वजह से होता है, उस टाइप के, यानी कि इसके जो एंसिस्टर रहे होंगे, इसके जो पूर्वज रहे होंगे, वो परजीवी के रूप में रहे होंगे और उसी के द्वारा इसकी ओरिजिन मानी जाती है। यहाँ तक ये भी माना जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो वायरस है वो वायरस पहले सेल, यानी कि सिंगल सेल बनने से पहले भी वायरस की एग्जिस्टेंस थी। सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने से पहले भी वायरस की एग्जिस्टेंस थी, और वायरस ने ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाने में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर करूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो 3 हाइपोथेसिस दी गई है स्पेसिफिकली, उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है रेग्रेसिव थियरी। रेग्रेसिव थियरी को रेट्रोग्रेसिव थियरी भी कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव थियरी भी कहते हैं इसको, रेट्रोग्रेसिव थियरी भी कहते हैं इसको। और रेट्रोग्रेसिव थियरी के अलावा एक और इसको नाम दिया जाता है रिडक्टिव। क्या कहता है? रिडक्टिव। रिडक्टिव का मतलब होता है घटना। कोई कैरेक्टर अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कम होने लगे तो वही कैरेक्टर क्या कहलाएगा? रेग्रेसिव कैरेक्टर कहलाता है।
यहाँ पे क्या है कि जो वायरस है वो स्मॉल सेल के अंदर स्मॉल सेल होता है और लार्ज सेल के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है। यानी सेल विद इन सेल रहता है और सेल के अंदर ही रह के डिवाइड होता है। अगर इस वायरस को सेल के बाहर रखा जाए तो ये डिवाइड नहीं होगा। सेल के बाहर रहने पे हमेशा इसका नेचर नॉन लिविंग कंडीशन होता है, लेकिन जैसे ही सेल के अंदर पहुंचता है इसका नेचर डिवीजन नेचर स्टार्ट कर लेता है, हमेशा डिवाइड करना स्टार्ट कर लेता है और एक सेल कई सारे सेल का फॉर्मेशन करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को अगर मिलता है तो बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आपने सुना होगा। एक इसमें नाम आता है रिकेट्सिया का और एक आता है क्लेमाइडिया का। क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया एक लिविंग सेल की तरह होते हैं, जैसे कि वायरस प्रोड्यूस ओनली इनसाइड, इनके बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है। इसी को देखा गया रेग्रेसिव नेचर में, यानी कहा गया कि पैरासिटिक नेचर होने के कारण रेग्रेसिव थियरी दी गई। और दूसरा कंडीशन में एक चीज़ और आपको बता दूं कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक इस थियरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इसके अंदर जो जीन है उसके लॉस ऑफ जीन होने के कारण उसमें उसके आउटसाइड में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। रेग्रेसिव थियरी के अनुसार ये आउटसाइड ऑफ दी सेल सर्वाइव नहीं करता है, इनसाइड ही सेल सर्वाइव करता है और पैरासिटिक नेचर को फॉलो करता है। दूसरी थियरी है सेलुलर ओरिजिन थियरी। सेलुलर ओरिजिन थियरी को एक और नाम से जाना जाता है प्रोग्रेसिव थियरी के नाम से जाना जाता है। इसको प्रोग्रेसिव थियरी या प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस भी इसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और कहते हैं, इसको स्कैप नाम देते हैं, यानी कि स्कैप नाम देते हैं। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है। यहाँ पे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, इसके पास मूव करने की कैपेबिलिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है आसानी से, और ये मोबाइल जीन की वजह से आसानी से अपने आप को स्कैप कर लेता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और इसके पास कन्वर्ट करने की क्षमता होती है आरएनए को डीएनए में, डीएनए को आरएनए में, यानी कि हर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन डेवलप होता है। और इसी वजह से इसे सेलुलर ओरिजिन थियरी माना जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए उसकी जब मॉलिक्यूलर जीन एक जगह से, यानी कि जो भी मोबाइल जीन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो एक नए वायरस का फॉर्मेशन होता है, ये कहलाता है सेलुलर ओरिजिन थियरी। तीसरा कंडीशन हम आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताएं, जो थर्ड मेथड है को इवोल्यूशन थियरी। को इवोल्यूशन थियरी का मतलब, यहाँ पे एक चीज़ सिंपल तरीके से समझ लीजिए। को इवोल्यूशन थियरी का मतलब यहाँ पे ये माना गया कि वायरस की ओरिजिन तो है, ठीक है, चाहे वो रेग्रेसिव हो या प्रोग्रेसिव हो, ये दोनों थियरी को लेके चलता है को इवोल्यूशन थियरी। और को इवोल्यूशन थियरी में एक चीज़ सिंपल तरीके से यही जाना जाता है कि इसकी जो इवोल्यूशन है, जो इसका फॉर्मेशन हो, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से हुआ है। प्रोटीन और डीएनए से मिलके कुछ समय बाद ये अपीयर्ड होते हैं अर्थ पे, और सेलुलर लाइफ के ऊपर इसकी लाइफ हमेशा डिपेंड होती है, और इसी को हम कहते हैं को इवोल्यूशन थियरी। सिंपल तरीके से अगर एक वर्ड में इसे कहा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के वायरस बने होते हैं, इसमें प्रोटीन और डीएनए होता है, और यह प्रोटीन और डीएनए डिपेंड करते हैं उसके लाइफ के ऊपर, उसकी लाइफ की ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी को हम कहते हैं को इवोल्यूशन थियरी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम विथ थियरी। तो इस थियरी में तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे पहले हम बात करें रेग्रेसिव थियरी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डज नॉट एक्सप्लेन स्मॉलेस्ट सेलुलर पैरासाइट और रिजेंबल द पैरासाइट इन एनी वे, मतलब स्मॉलेस्ट सेलुलर पैरासाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये थियरी प्रॉब्लम में था। दूसरी चीज़ें कि जो प्रोग्रेसिव थियरी था, इसके हाइपोथेसिस था, वो नॉट एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पार्टिकल के स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन नहीं कर पाया। और को इवोल्यूशन थियरी जो था, वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस जिसको कहा जाता है, वहाँ पे वायरस के जिसके ऊपर वो डिपेंड रहता है उस वायरस को उसके होस्ट को डिफाइन नहीं कर पाया, उसके कोएग्जिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर पाया, इसलिए तीनों थियरी रॉन्ग साबित हुए, और तीनों के कुछ मिले जुले स्ट्रक्चर के बेस पे इसकी ओरिजिन मानी जाती है। वैसे इसकी ओरिजिन भी आज भी स्पष्टीकरण नहीं है कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट का, व्हाट इज वायरस। सबसे पहले वायरस की बात करें, व्हाट इज वायरस, तो आपको बता दें कि वायरस एक माइक्रोस्कोपिक वायरस है, इन्फेक्शियस एजेंट है। इसके पहले हम आपको बताया था कि एक वीनम मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल है,
और क्वाड्रेंट मेमोरी के अलावा ये हमेशा ये दूसरे वायरस का फॉर्मेशन तब होता है जब ये रिप्लिकेट करता है, एक वायरस से दूसरे वायरस में रिप्लिकेट होने का प्रोसेस हमेशा सेल के अंदर होता है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी बात कि वायरस जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बेस पे इसे इंक्लूड किया जाता है। कई सारे इसके इन्फेक्टेड टाइप के बेस पे भी इसके फॉर्म बनाए जाते हैं। अगर एनिमल में हो तो उसका नाम उसके एनिमल के नाम के ऊपर बेस होगा, प्लांट के अंदर हो तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम अलग होगा। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, एल्गी को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फाइकोफेज, उसको कहा जाता है फाइकोफेज। और अगर वो किसी एनिमल पे अगर अटैक करता है तो वो एनिमल वायरस कहलाएगा। अलग अलग नेचर होता है वायरस का, उसी के बेस पे इसका नाम रखा जाता है। आगे सारी चीज़ें आएंगी, आपको एक एक करके समझें। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, इस पर कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वायरस का नेचर दोनों तरीके से है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंडीशन होता है। अगर विद इन सेल की बात करें तो वो लिविंग होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल की बात करें तो वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। और जब नॉन लिविंग कंडीशन होता है तो इसका क्रिस्टलाइजेशन का काम किसने किया था, WM स्टर्लिन ने, इसको मैंने बताया था। दूसरी चीज़ें आप एक चीज़ और भी जानते होंगे, बहुत सारे छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रिस्पिरेशन हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, एनर्जी करने का फॉर्मेशन हो, करने का सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबिलिटी हो, तो वह क्या कहलाएगा, लिविंग। और ये जिसके पास नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। दूसरे पॉइंट कि दे आर नॉट ए सेल, ये कोई एक सेल नहीं है। डू नॉट ग्रो सराउंडिंग, ये आपके चारों तरफ ग्रोथ नहीं करे, कैन नॉट मेक फूड, प्रोड्यूस वेस्ट एंड वायरस डज नॉट रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। ये सारे के सारे कंडीशन कैसे हैं, नॉन लिविंग कंडीशन डेवलप करते हैं, जिसके पास कोई सेल ना हो, जो ग्रोथ ना करे, जो वेस्ट मटेरियल है फूड नहीं बना सकता है, जो कोई स्टिमुलस के का रिस्पांस नहीं दे सकता है, जो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर सकता है, तो जो ऑक्सीजन का यूज ना करे, वो सारे कंडीशन के कैसे हैं, नॉन लिविंग कंडीशन है। लेकिन अगर ये सारी एक्टिविटी किसी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस के अंदर हो रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज्म वायरस लिविंग कहलाएगा। जैसे कि अगर यह वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर निश्चित तौर पे प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होंगे और मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग कंडीशन कहते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और जाननी है आपको यहाँ पे कि वायरस व्हाट इज वायरस मेड अप ऑफ। तो वायरस किससे किससे बना होता है, तो मोस्टली वायरस 3 चीज़ों से मिलनी बना होता है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है प्रोटीन का कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और एक होता है लिपिड इनवेलप। अब लिपिड इनवेलप क्या होता है, वायरस के चारों तरफ के जो इनवेलप होता है, बाहर के चारों तरफ लेयर होते हैं, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, उसी को हम कहते हैं लिपिड लेयर। और उसके बाद कैप्सिड होता है, कैप्सिड का पूरी कोटिंग होगी, और ये कैप्सिड किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। कई सारे प्रोटीन के यूनिट यानी कि छोटे छोटे यूनिट मिलकर के एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। वो छोटे यूनिट का नाम होता है कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर, कई सारे कैप्सोमियर जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाते हैं। और एक चीज़ें और पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड दोनों तरीके से हो सकता है वायरस में, या तो ये RNA होगा या तो ये DNA होगा, या तो ये RNA होगा या तो ये DNA होगा। RNA और DNA का नेचर भी अलग अलग होता है, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा। RNA भी या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा, ये दोनों ही नेचर ये फॉलो करता है। अब आगे चल के एक बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है वायरस का। मोस्टली वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैसे होते हैं, उनका क्या नेचर है, इसी के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में, तो जो वायरस है उसका नेचर होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्लांट एंड एनिमल। यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण परजीवी, पूर्णतः उसी के ऊपर डिपेंड जब होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट यानी सेल के अंदर जब होगा तो हम उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर पैरासाइट। दूसरा होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 20 mm से लेकर 450 nm तक होता है। इसके अलावा इसका जो ये नॉन सेलुलर नेचर होता है इसका, और इसकी स्ट्रक्चर वेरी कॉम्पैक्ट होती है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता पूरी फुली लाइफ और इंडिपेंडेंटली रहता है,
डू नॉट इंडिपेंडेंटली, हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। और इसकी नेचर है, इसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन सेल जो होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, उसके चारों तरफ प्रोटीन कोर होता है। और ये प्रोटीन कोर हमेशा न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, प्रोटीन कोड क्या है, कैप्सिड का होता है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं इसके वायरस के, जैसे या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, मैंने बताया भी था, या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा। इसके अलावा इसके जेनेटिक मटेरियल किसी वायरस का दोनों का रिजेंबल होता है, एक ही तरीके से मिलता है। और इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें लैक ऑफ मशीनरी या प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है बिकॉज राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स नहीं पाए जाने के कारण इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है और एमआरएनए पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में। चूँकि एंजाइम नहीं होता है और एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, तो एंजाइम जब प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन ही नहीं होगा तो एंजाइम कैसे होगा। जाहिर सी बात है कि विदाउट प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। और राइबोसोम्स नहीं होगा तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। और जितने भी आरएनए वायरस होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और अपने पार्टिकल्स को हमेशा साइटोप्लाज्म में ही रिलीज करते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शियस रेंज इसका माइल्ड टू द लाइफ, हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन डेवलप करता है ये वायरस में। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि वायरस में अभी हम इसके पहले भी बताया है कि इसका जो इन्वेलप होता है वो प्रोटीन लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसका जो कोट होता है वो प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, देखिए सारी चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये केवल सेल के अंदर रिप्लिकेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। डू नॉट मल्टीप्लाई केमिकल डिफाइंड मीडिया, किसी भी मीडियम में अगर आप लैब के बाहर इसको ग्रो कराना चाहें किसी मीडिया में तो ये ग्रोथ नहीं करता है। ये कोई बाइनरी फिशन शो नहीं करता है। जैसे रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है बाइनरी फिशन, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दो पार्ट में टूट जाता है उसी को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन शो नहीं करता है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपके जो छोटे छोटे यूनिट दिख रहे हैं, ये जो यूनिट है ग्रीन कलर का जो यूनिट आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का यूनिट, ये ग्रीन कलर का यूनिट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यही है प्रोटीन सब यूनिट। इसके अलावा ये आरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड, इसी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, कैप्सिड का। और इसी पूरी नेचर को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे नेचर को हम कहते हैं वायरस। इसी को क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। एक सिंगल यूनिट इसका कैप्सोमियर कहलाएगा, मैंने आपको इसको पहले ही बता चुका है। और ये हमेशा प्रोटेक्टिव नेचर शो करता है किसी भी फिजिकल कंडीशन में, चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए, किसी भी फिजिकल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, कैप्सिड का। अब बात करें आगे और भी चीज़ों का, इसके अभी कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इसके आगे कि कैसे प्रोटीन क्या क्या रोल प्ले करता है, एंजाइम क्या क्या रोल प्ले करता है, किसका क्या रोल है। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना बहुत ही बड़ा न्यूज़ में रहा है, उसके नेचर के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिसमें लिपोप्रोटीन का इन्वेलप पाया जाता है, कुछ में ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेलप नहीं पाया जाता है। तो जिसमें इन्वेलप नहीं पाया जाता है उसको हम कहते हैं नेकेड वायरस, और जिसमें इन्वेलप पाया जाता है उसको कहते हैं वायरस। तो इसमें इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं और एक को कहते हैं नेकेड वायरस। तो इसमें जो नेकेड वायरस होता है या जिसके ऊपर इन्वेलप होता है उसके ऊपर कई सारे स्पाइक पाए जाते हैं। जैसे अभी न्यूज़ में जो था वायरस, कोरोना वायरस, उसके ऊपर स्पाइक पाए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए स्पाइक है, एक खुट्टी नुमा स्ट्रक्चर इसके बॉडी के ऊपर बनता है। और यही जो स्पाइक है वह ह्यूमन सेल से अटैच होता है। और आगे चल के मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे अटैच होता है, कैसे पेनिट्रेट करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, वो आगे की क्लास में हमको आपको बताऊंगा। लेकिन यही स्पाइक है और ये स्पाइक किसका बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।